किसी सरकार का, कोई किसी पार्टी का एजेंडा या कोई किसी प्रकार का तुष्टीकरण या किसी प्रकार का कोई भ्रम बता करके हम लोगों के बीच प्रस्तुत करता रहता है। मैं आपको उस विषय पर लेके जाता हूँ। संविधान 1950 में लागू होता है और ठीक 1955 में यानी ठीक 5 साल बाद अस्पृश्यता एवं छुआछूत के अंत के नाम पर, अर्थात एक आपने स्लोगन सुना होगा, अनटचेबिलिटी इज द क्राइम अगेंस्ट मैन एंड द गॉड। अंतर्देशीय चला करता था, एक अंतर्देशीय लिफाफा चला करता था, उस पर लिखा हुआ था अनटचेबिलिटी इज द क्राइम अगेंस्ट मैन एंड द गॉड, और महात्मा गांधी की तस्वीर बहुत पढ़ा होगा, देखा होगा। वो अनटचेबिलिटी छुआछूत और अस्पृश्यता के अंत के नाम पर एक अवधारणा बनी। समाज के कुछ वंचित व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास हुआ और 1955 में एक एक्ट का जन्म होता है जिसे अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस के नाम से जाना जाता है। आपका ध्यान में इसलिए आकर्षित करना चाहूंगा मित्रों कि जो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस है वो उन जातियों के लिए था जो जातियां अस्पृश्य मानी जाती थी, यानी छुआछूत के दायरे में आती थी, और उनको समाज में मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास था। अब थोड़ा सा आप गौर ये करना कि छुआछूत उस समय अधिक था या आज अधिक है। तो उस समय कानून कमजोर होने चाहिए थे या आज कानून कमजोर होने चाहिए थे? उस समय कानून मजबूत होने चाहिए थे या आज कानून मजबूत होने चाहिए थे? मेरा उसी विषय पर आप लोगों का मैं चाहूंगा कि आप ध्यान आकर्षित करें। उस समय अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस के नाम से कानून बनता है और धीरे धीरे देश चलता रहता है। अनेक प्रकार के संसाधन मुहैया कराए जाते हैं जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, अनेक प्रकार के तुष्टीकरण किए जाते हैं, लेकिन 21 साल तक कुछ नहीं होता। और 21 साल बाद ठीक यानी 1976 में एक और कानून बनाया जाता है जिसमें 5 धाराएं जोड़ दी जाती हैं और उसका नाम होता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। आपने लोगों ने अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट के नाम से एक कानून बनता है और उस कानून को फिर देश चलता रहता है, छुआछूत खत्म होती जाती है। हम भाई से भाई को गले लगाते रहते हैं, हम भाई से भाई का व्यवहार करते हैं, हम जातिवाद को खत्म करने के प्रयास में काफी आगे सफल हो जाते हैं। लेकिन न जाने क्या होता है, राजीव गांधी जी की सरकार में 1989 में फिर ये कानून बनता है, उसका नाम रख दिया जाता है दलित एक्ट। दलित एक्ट उस समय 22 धाराओं में यानी 22 अपराधों से जोड़ करके बनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के धारा है। किसी को जाति सूचक शब्द बोलने से, किसी के खेत पर पानी जा रहा है और आपके खेत से पानी उसके खेत में पानी चला जाता है, या फिर आप उसकी जमीन लिखवाते हैं या वगैरह वगैरह, इस तरह की 22 धाराओं में उसको जोड़ दिया जाता है। मेरे मित्रों, फिर देश चलता रहता है, एक तो अपनी गतिविधि से चल रहा है। आप जैसे नौजवान युवा आते हैं और चले जाते हैं, वो अपनी उम्र पार करते हैं, मेरी उम्र में आ जाते हैं, लेकिन प्रावधान और कठिन हो जाते हैं। जातिवाद कम होता जाता है और कठिन हो जाता है क्या? कानून 16 में यानी इसी 2016 में मोदी जी की सरकार आती है और उस कानून को जो 1955 से चल रहा है, उस कानून में 25 धाराएं, 25 अपराधों को और जोड़ करके 2016 में उसको 47 अपराधों से जोड़ करके उस कानून को आपके यानी आपके समाज के यानी मेरे समाज के यानी आप सारे समाज के विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत उसको दलित एक्ट को और कठिन कर दिया जाता है, जिसमें जैसे ही न्यायिक व्यवस्था की दखल होती है, ऐसे में न्याय व्यवस्था की दखल होती है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों का उस पर ध्यान जाता है और एक महाराष्ट्र का एक कर्मचारी उसके खिलाफ याचिका दायर कर देता है, तो जस्टिस यूयू ललित और आदर्श गोयल की पीठ एक फैसला देती है 20 मार्च को। 20 मार्च को एक फैसला देती है और उस फैसले में मात्र इतना फैसला होता है, क्या फैसला होता है कि गिरफ्तारी से पहले जांच कर। कोई भी अपराध हो, चाहे मर्डर हो या फिर बलात्कार हो या फिर कोई भी अपराध हो, उसमें जांच की जाए, जांच के बाद गिरफ्तारी करिए, अगर दोषी है तो उसको सजा दी, इसको राय क्या है। लेकिन मेरे मित्रों, इस देश की राजनीति को ये पछता नहीं है और जो 20 मार्च को फैसला होता है उसके खिलाफ सबसे सशक्त भारत की पार्टी, सहयोगी पार्टी उसको मजबूर कर देती है, ये कहने पर कि इसको जो दंत विहीन कर दिया गया फैसला, जो कोर्ट ने फैसला दे दिया गया है
कि गिरफ्तारी से पहले जांच कर लो और एक बड़े पदाधिकारी डीसीपी लेवल के एक पदाधिकारी से उसकी जांच करा लो। मात्र इस फैसले को पार्लियामेंट में इतना दबाव बना दिया जाता है कि 2 अप्रैल को एक देश में नंगा नाच खेला जाता है जातिवाद के नाम पर। रोडें सड़कें जाम कर दी जाती हैं, रेलें रोक दी जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं, यहां तक कि मर्डर हो जाते हैं 16-17 बच्चों का जो है कत्ल हो जाता है। और उसके बाद एक धमकी दी जाती है कि अगर आपने इसको अध्यादेश नहीं लाए तो 9 अगस्त को भारत में दोबारा से पुनः इसी तरह का तांडव होगा। और मेरे भाइयों, इस देश की सबसे सशक्त सरकार इसके सामने झुक जाती है। और 9 अगस्त को आपकी संसद में ये कानून क्यों का त्यों जैसे चल रहा था अध्यादेश के रूप में, एक्ट के रूप में आपके बीच में प्रस्तुत कर दिया जाता है। और आप जिनको अंगोछा पहना के, मुकुट ताज बना करके, माला पहना के जिन सांसदों को संसद में भेजते हो वो हिटलर की तरह वहां तालियां बजा रहे होते हैं। आप लोग खुद सोचिए, आपने अपने हितों की रक्षा के लिए उनको भेजा था, वो काला कानून थोपने के लिए नहीं भेजा था। वो मौन रहते हैं, एक भी सांसद आपके बीच का उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। आप सोच रहे हो कि मैं इस बात को क्यों बताऊं और आप क्यों सुन रहे हैं। मित्रों, अपने कानून के प्रति, आपके अधिकारों के प्रति सजग होने में अगर आप गलत समझते हैं तो आपको कोई नहीं समझा सकता। लेकिन अगर अपने कानून के प्रति आप सजग हैं तो आप सच्चे नागरिक हैं। अपने कर्तव्य का बोध अगर आपको है तो आप बाकी देश के युवा नागरिक होने का पूरा हक रखते हैं। और अगर इसी तरह से चुपचाप होकर के आपको कानून सहने हैं तो सहते रहिए, कोई आपको जगाने वाला नहीं है और कोई कहने वाले। और सुन लीजिए, कोई राजनीतिक पार्टी आज देश में ऐसी नहीं है जो आपके हित की रक्षा के लिए आपको पूछने आएगी कि चलिए आपको हम बुला रहे हैं। मैं दलित एक्ट को यहां तक ही वर्णित करना चाहूंगा, इसका बहुत लंबा इतिहास है, उसमें क्या क्या धाराएं आगे और आती हैं, मैं उस पर और नहीं जाना चाहता। अगर आपको कल पता ये पता चले कि बलात्कार में भी आरक्षण है तो आप लोग सिर्फ इसे मजाक समझेंगे, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं। अगर आरक्षण की किसी हाई कास्ट की भाई बहन बेटी के साथ में अगर बलात्कार हो जाता है तो महज बलात्कार में बलात्कार की धारा में उसका केस FIR दर्ज होगी। लेकिन विभिन्न जाति यानी विशेष जाति की लड़की के साथ में अगर कोई बलात्कार होता है तो उसे 8,25,000 रुपया मिलता है। जो 8,25,000 में से 4,25,000 की राशि उसी समय मिल जाती है जब FIR दर्ज हो जाती है और 4 लाख उसके बाद केस निकलने के बाद। आप सोचिए, अगर आपके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है, आप निर्दोष हैं और उस व्यक्ति को जो आप पे आरोप लगा रहा है 4,25,000 रुपया केस लड़ने के लिए दे दिया जाता है तो आपकी हालत क्या होगी और उसकी हालत क्या होगी समझने लायक है। आप निर्दोष, उस केस में हम लोगों पे किस तरह से प्रताड़ित किया गया और 3 साल में हमने मुकदमा जीत करके बाहर आए। इसलिए मैं और इसकी विभिन्न धाराओं में ले जा करके मैं आपको जातिगत आरक्षण की तरफ ले जाता। मित्रों, जातिगत आरक्षण के मैं कानूनी पहलू पे आऊँ, संवैधानिक पहलू पे आऊँ, मैं आपको उसकी संवैधानिक शव यात्रा जरूर कराऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसके इतिहास में जानने की कोशिश करें। मैं चाहूंगा कि ये ऐसी स्थिति आई क्यों। मैं एक घटना से जोड़ करके आपको बताऊंगा। मैं घटना में इसमें खुद अपने ऊपर जो घटी घटना उसके बारे में मैं आपको, क्योंकि मैं आरक्षण विरोधी क्यों बना, मैं उस पर आपका ध्यान रखूंगा। कुछ सालों पहले की बात है, मैं अपने पिताजी के साथ में गंगा स्नान करने गया और इलाहाबाद गया था संगम में। जब हम लोग स्नान करने के लिए एक नाव द्वारा उस धारा तक गए जहाँ पर संगम है, तो विद्वान पंडित ने हमको बताया कि ये जो एक धारा है ये यमुना की है और एक धारा जो है इसमें गंगा जी की है। मैं नाव में बैठा हुआ था, मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने पंडित जी आप ये बताइए कि ये गंगा और ये यमुना हो गई, तो यहाँ पर मैंने तो सुना है संगम 3 नदियों का है। 3 नदियों का संगम मैंने तो सुना, तीसरी नदी सरस्वती नदी कहाँ है। विद्वान पंडित ने अपनी वाक्पटुता का परिचय दिया, बड़े हिसाब से मुझे समझाया कि जिस तरह से औरत की जो चोटी होती है उस चोटी में 3 लटें होती हैं और 3 लटों को गूंथ दिया जाता है तो 2 लटें दिखाई देती हैं और एक अदृश्य हो जाती है। ठीक वैसे ही गंगा यमुना यहाँ पर दृश्य होती है और सरस्वती अदृश्य हो जाती है। मेरे तार्किक मन को यहाँ पर संतुष्टि नहीं मिलती है। मैं सीधा
अपने घर वापस आता हूँ और मुझे इस चीज को जानने की उत्कंठा मेरे मन में जिज्ञासा पैदा होती है और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए तरह तरह के लेख प्रालेख में पढ़ने लगे। उसी समय मुझे एक विदेशी लेखक का एक लेख मिलता है जिनका नाम था डेविड फ्राली। डेविड फ्राली आप लोगों के लिए, खासकर युवा के लिए कोई नया नाम नहीं है। डेविड फ्राली को अभी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सम्मानित किया है वहां से बुला करके विदेशों से, क्योंकि उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति में एक ऐसा शोध किया है जो भारत के जो हमारे मुख्य शोधकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने नहीं किया। उसने हट करके शोध किया। मैं पढ़ते पढ़ते उसके एक लेख पर अंडरलाइन करता हूं जिसमें यह लिखा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में जिन दो नदियों का अस्तित्व निकलता है। मित्रों, जब थोड़ा सा मैं गहराई में जाऊंगा उसके बाद आपको पुनः संवैधानिक विषय कर दिया, क्योंकि ये विषय हमसे जुड़ा हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में जिन दो नदियों का अस्तित्व इसलिए कर रहा हूं, सरस्वती नदी के किनारे किनारे सारी बसी हुई सभ्यता को आर्यकालीन सभ्यता कहा जाता है और साक्षात वहां पर जितने भी सबूत मिलते हैं, यानी जो अवशेष मिलते हैं, वो आर्यकालीन सभ्यता से जुड़े हुए मिलते हैं। लेकिन भूगर्भ के घनचर में होता क्या है कि मां सरस्वती जो है अदृश्य हो जाती है। कुछ ऐसी भूगर्भ में घनचर होती है जिसमें मां सरस्वती का जो अस्तित्व है वो भी लुप्त हो जाता है। और आज इन सरकारों के प्रयास से मैं दोनों सरकारों का प्रशंसा करूंगा, जहां पर हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, जहां पर कौशाम्बी में खुदाई हो रही है, जहां पर आदिवासी क्षेत्र हरियाणा में खुदाई हो रही है, उन दोनों में सरस्वती नदी का अस्तित्व निकल आया है। और जो बागपत के पास में सिनौली गांव में खुदाई हो रही है, उसके अवशेष और इसके अवशेष दोनों तीनों के अवशेष एक समान अवशेष मिलते हैं। अर्थात मां सरस्वती के अवशेष जितने भी हैं उनका पूर्ण साक्ष्य, पूर्ण साक्षात्कार है। कुछ इतिहासकार आज उसका भी विरोध कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बैठे हुए फर्जी इतिहासकार इरफान हबीब, वो आज भी इसको काल्पनिक बताने के लिए तैयार है। खैर, और आगे नहीं जा करके मैं वापस आता हूं कि जो आर्य सभ्यता विलुप्त हो गई, उसी समय के इतिहासकारों को, उसी समय के अंग्रेजी मानसिकता के खिलाफों को एक मौका मिल जाता है और उनको आर्य और द्रविड़ को लड़ाने का एक अवसर मिल जाता है। ये इस देश के है ही नहीं, ये सवर्ण जो है ये देश के है ही नहीं। और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में भरी संसद में कहता है कि ये लोग सवर्ण जो है विदेशी है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जीतन राम मांझी, वो भी वहां पर विधानसभा में कहता है कि सवर्ण विदेशी है। आप सोचो, सवर्णों को जब विदेशी कहा जाएगा तो उनके मन में क्या होगा। दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष जो मूल्यवासी अपने आप को कहता है, वो क्या सोचेगा, वो अपने अधिकारों के प्रति कितना सजग हो जाएगा और वो कितना सुस्त हो जाएगा। दोनों के बीच में एक संघर्ष, एक वर्ग संघर्ष पैदा कर दिया जाता है। एक वर्ग संघर्ष के तहत जो सवर्ण और जो आर्य और द्रविड़ की लड़ाई थी, इसमें बदल जाती है सवर्ण और दलित। मेरे मित्रों, इस तरह की एक कहानी चली जाती है। कठोर घटनाओं के आधार पर एक जाति को दबंग, अत्याचारी और न जाने क्या दिखाया जाता है और उसके दूसरी जाति में घृणा पैदा की जाती है कि तुम्हारे पुरखों के साथ में, तुम्हारे पूर्वजों के साथ में इन्होंने न जाने कितने अत्याचार किए, उसका बदला हो। स्पष्ट रूप से ये कहा जाता है कि आज अगर उनको बदला लेना है तो जाइए इनके खिलाफ, चलिए इनके खिलाफ, लगाइए नारे इनके खिलाफ, उतरिए सड़कों पर इनके खिलाफ और जो कुछ कहना है, जो कुछ करना है, राजनीति छोड़ दीजिए, जातिवाद फैलाइए। जितना जातिवाद फैला सकते हो उतनी ही तुम्हारी राजनीति सजग हो जाएगी, उतने ही तुम देश की व्यवस्था में काबिज हो जाओ। मैंने यह प्रश्न इसलिए लिया कि ये इस तरह से हुआ, लेकिन हमारे रियासत विरासत और सियासत के नाम पर जितने लोग आगे आए, उनमें से उनका जितने भी इस जाति के उत्थान और कल्याण के लिए सोचने वाले लोग थे, आज से नहीं, महाराजा शिवाजी के नाम, शिवाजी के पूर्वज जो वंशज संभाजी महाराज ने अपनी रियासत में तमाम वंचितों को मौका देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और उस व्यवस्था को देखते हुए त्रावणकोर रियासत, बड़ौदा रियासत, मैसूर रियासत आदि में आरक्षण लागू हो गया। कुछ लोग ये सोचते हैं कि संविधान लागू होने के बाद आरक्षण हुआ, आरक्षण उससे पहले ही था, क्योंकि आरक्षण हकीकत में जो अंग्रेजी की देन है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक हिस्सा है। आरक्षण कोई किसी का भला अगर करता तो 70 साल में अब तक लोग कहां पहुंच जाते। आज भी 70 साल पहले ही हालत है। आज भी नियम बनाने की हम लोग सोचते हैं, आज भी कोशिश करते हैं, तो निश्चित है आरक्षण किसी कल्याणकारी योजना का अंग तो हो ही नहीं सकता। खैर, आइए मैं अब आपको संवैधानिक शव यात्रा पर ले चलता हूँ आरक्षण की।
निश्चित है आप उसमें कला जरूर देखिएगा। संविधान के बारे में आप लोग जानते हैं कि किस तरह से संविधान को किन परिस्थितियों में बना गया। संविधान की जो परिस्थितियां थी उस समय सबको पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का मात्र समय मिला था संविधान बनाने के लिए। जिसकी सभा में सारे के सारे अंग्रेज परस्त जितने भी थे उन देशों से अंग्रेज की गुलामी पे जो 10 देश थे उनसे 10 देशों से 10 किताब उठा करके 11वीं किताब बना देने का नाम संविधान हो गया। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इस संवैधानिक सभा में के साहब, आसफ अली, के मुंशी, हुमायूं कबीर, ये सभी लोग थे और इन्होंने संविधान बना करके बी.एन. राव को दे दिया। बी.एन. राव ने ड्राफ्ट बाद में जाकर अम्बेडकर जी को ये संविधान सौंप दिया गया, जो आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से संविधान जाना जाता है। इसकी ये कहानी। लेकिन आप ये सोचेंगे कि ये कानून कहां से आए? ये कानून उन देशों से लिए गए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की परिस्थिति में चलते। एक भी ऐसा कानून नहीं है संविधान में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा कहीं से लिया गया हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, फंडामेंटल राइट्स और सॉवरेनिटी। फंडामेंटल राइट्स और सॉवरेनिटी मेरे देश का अधिकार होना चाहिए। मेरी संविधा संस्कृति को दूसरा देश कैसे जान सकता है? लेकिन विडंबना देखिए, मेरे देश की संविधा संस्कृति के लिए कानून अमेरिका से लिया जा रहा है। ये जो फंडामेंटल राइट्स आपके हैं वो अमेरिका से लिए जाते हैं। कितनी विडंबना है। किसको क्या पता है कि मुझे मेरे भाई के साथ क्या व्यवहार करना है? उनको कैसे पता है कि बहन बेटी के साथ क्या व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है? वो जानेंगे, वो बताएंगे हमें। लेकिन विडंबना यह है कि वही कानून हमारे देश का कानून बन जाता है। और उस समय जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में एक कवायद चलाई जाती है संविधान बनाने की, तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि उसमें कानूनों को बनाने की कोशिश नहीं की। संविधान में आरक्षण कैसे लागू हो, इस संविधान में आरक्षण कैसे लागू हो, ऐसी व्यवस्था की जाती है बहुत ही आगे चल करके। लेकिन आपको मैं बताता हूं इतना लचर कानून बनाया गया कि 1950 में संविधान लागू होता है और ठीक 1 साल बाद मद्रास हाईकोर्ट में चंपकई दोहराई बनाम मद्रास हाईकोर्ट में कानून हमारे मुंह गिर जाता है। और उसके बाद फिर कवायद शुरू होती है आरक्षण को, जातिगत आरक्षण को फिर बनाने की कमेटियां गठित की जाती हैं। कमेटी गठित करते हम लोग 27% 23.5% आरक्षण देते 1990 में मंडल कमीशन के नाम से एक 27% आरक्षण और देकर के 49% आरक्षण पाया जाता है। मंडल कमीशन के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। मंडल कमीशन में जितने भी लोग थे, एक भी उस वर्ग का नहीं था जिस वर्ग को जरूरत है। इसी वर्ग की पुरानी देसाई हाई कास्ट, किसी की हाई कास्ट, हाई कास्ट, ये सारे के सारे आरक्षण मंडल कमीशन का पिछड़ जातियों के लिए आरक्षण बना रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं उस संविधान, अगर मंडल कमीशन के संविधान को आप पढ़ेंगे, मंडल कमीशन में अगर जाएंगे तो पाएंगे उसमें कहीं भी जातियों का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने वर्ग का उल्लेख किया था कि एक पिछड़े हुए वर्ग को, एक वंचित वर्ग को, एक समाज के उस तबके को इस मंडल कमीशन में लाया जाए जो वंचित है। लेकिन हुआ क्या, उस समय एक बड़ा धोखा हो गया। उस समय उस वर्ग को चिन्हित करने की जगह उन्होंने जातियां चिन्हित कर दी। विभिन्न जातियों को चिन्हित करके मंडल कमीशन में जाकर के सम्मिलित कर दिया और हमारे साथ एक धोखा हो गया। और उस धोखे में हमारे सुरेंद्र चौहान और राजीव गोस्वामी जैसे कितने 387 के करीब युवक हमारे उस काल का काल हो गया। उस काल के काल में समा जाते हैं और हम लोग फिर भी चुपचाप रह जाते हैं, क्योंकि विभिन्न सरकारों के, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो मंसूबे हैं उन्हें पूरे करने के लिए हम मौन रहते हैं। और वो हम उनके पिछलग्गू बन करके किस तरह से हम जो है उनका अनुसरण करते रहते हैं। इससे किसी से छुपा हुए हैं, सब लोग आते हैं। मंडल कमीशन के बाद फिर इन लोगों का दिल नहीं बनता। हमारे सरकारी कर्मचारी जितने भी, हमारे भाई, हमारे बच्चे, युवा जितने भी सरकार की नौकरी में चले जाते हैं, पहले शिक्षा में आरक्षण, फिर नौकरी में आरक्षण, फिर उसके बाद प्रमोशन में आरक्षण। तो जब हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में चले जाते हैं तो उनके सामने प्रमोशन में आरक्षण का एक दंश आ जाता है। प्रमोशन में आरक्षण के तीन जो संशोधन होते हैं वो 81, 82 और 85, ये तीनों माननीय वाजपेयी जी की सरकार में संशोधन होते हैं और तीनों में 3 शर्तें लागू की जाती हैं। 2006 में नागराज जी का फैसला आता है
और नागराज जी के फैसले में 3 शर्तें जोड़ दी जाती हैं। दक्षता प्रभावित न हो, यानी जो काम करने की जो दक्षता है वो प्रभावित न हो, वरीयता प्रभावित न हो, यानी वरिष्ठता प्रभावित न हो। तीसरा, जो वर्ग है वो पिछड़ा वर्ग साबित होता हो। लेकिन इसके खिलाफ भी एक याचिका जाती है कोर्ट में, और उसके बाद सरकार उस पर अध्यादेश लाती है। और उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी पूरे देश में किसी राज्य में ये लागू फैसला नहीं होता है। और इस फैसले के खिलाफ फिर सरकार में जाकर के क्या होता है कि अभी पिछले साल ये फैसला आता है कि जो पिछड़ा वर्ग वाली शर्त को हटा दिया जाए, क्योंकि पिछड़े को पिछड़ा ही माना जाए, दलित को दलित ही माना जाए, चाहे उसकी स्थिति कितनी भी ऊपर पहुंच जाए, वो आर्थिक स्थिति से कितना भी। आपने देखा होगा जिन लोगों की हम पिछड़ों की बात करते हैं उनकी हेलीकॉप्टर में बारात आती है, स्कॉलरशिप में चारा आता है, फिर भी कहते हैं कि आरक्षण हमारा है। अरे भैया, इन लोगों के लिए भी आज अगर आरक्षण की जरूरत है तो फिर उस गरीब के लिए जो सड़क पर बेचारा दिन रात धूप में मजदूरी कर रहा है, जो अपने बच्चे को पढ़ा करके अपना शरीर काट कर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके लिए आरक्षण कब होगा? उसके लिए कौन पूछने आएगा? उसके लिए कौन संरक्षण देगा? लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आई और वो आरक्षण जो करते हो फिर लागू करते हैं पदोन्नति में आरक्षण। अब मैं आपको पिछले विधानसभा की 3 सरकारों के जो चुनाव हुए थे उस पर लेकर चलता हूँ। 10% आरक्षण, 10% आरक्षण के लिए किस तरह से आपको आरक्षण मिला। 3 राज्यों में चुनाव थे, 3 राज्यों के चुनाव के दौरान दलित एक्ट का इतना बुरा प्रभाव पड़ गया था कि मध्य प्रदेश में कुछ लोगों ने खड़े होकर के इन लोगों का विरोध शुरू कर दिया, इनके गाड़ियां घुसने से मना कर दिया, सांसदों को गालियां देने लग गई। तब जाकर इन लोगों के दिमाग में आया कि 3 राज्यों में चुनाव हारने का कारण क्या है, तो इन्होंने आनंद फानंद में एक 10% की व्यवस्था की। किनके लिए? श्रवण के लिए कहा जाता, तथाकथित श्रवण के लिए। पहले मैं बता दूं आपको, श्रवण के लिए वो आरक्षण हरगिज नहीं है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा श्रवण क्या है। श्रवण जो मनुस्मृति को मानता है वो श्रवण है, तो मनुस्मृति को नहीं आता, वो मनुस्मृति को जो चलाता है वो श्रवण हो ही नहीं सकता। अरे वर्ण व्यवस्था तो मनुस्मृति में ही वर्णित है, उसके अलावा तो कहीं मैंने सुना नहीं। वर्ण कहाँ होता है? क्या संविधान में वर्ण की कोई व्यवस्था है? क्या कुरान में कोई वर्ण की व्यवस्था है? क्या बाइबल में कोई वर्ण की व्यवस्था है? अगर वर्ण की व्यवस्था है तो कहाँ पर है? मनुस्मृति में। और अगर मनुस्मृति को जो नहीं मानता, जो मनुस्मृति को सरेआम रामलीला मैदान में जला देता है, उसके लिए वर्ण व्यवस्था कैसी? लेकिन देखिए चाल इन लोगों की, इन लोगों ने 10% आरक्षण किनको दिया? श्रवण को। और क्राइटेरिया क्या बनाया? 8 लाख की सीमा आएगी। 100 गज का प्लॉट जो है आपके शहर में, और नगर निगम के बाहर का प्लॉट जो है वो 200 गज का। मैं आपसे पूछता हूँ, आप जितने लोग बैठे हैं क्या इस क्राइटेरिया में आते हैं? किसमें नहीं है 100 गज का प्लॉट? अगर 100 गज का प्लॉट है तो मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा। और सुन लीजिए, बड़े मजेदार बात, कल राजस्थान में एक अलवर के संजय शर्मा बहस कर रहे थे, उन्होंने ये परेशानी वहां पर बताई। लेकिन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पता करने गया था तो मुझे ये पता चला कि 100 गज के प्लॉट से भी आप क्राइटेरिया में आ गए, 200 गज के प्लॉट के क्राइटेरिया में भी आप आ गए, और आप 8 लाख की सीमा में अगर आ गए तो भी आपको आरक्षण नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहां पर ये भी पूछा रहा कि तुम इस योग्य हो कि नहीं, अर्थात आप काबिल हो कि नहीं। अगर आपके परसेंटेज ठीक नहीं है तो भी आपको आरक्षण नहीं। ये मैं बता रहा हूँ, ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। जो सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं, जरा पता करिए उन लोगों से। आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, लेकिन हकीकत यही है। उन लोगों को, बच्चों को इतनी परेशानी, अभी तक किसी को 10% आरक्षण का कोई लाभ नहीं। अब मैं बताता हूँ किनको मिल गया वो आरक्षण का लाभ, किसको मिल रहा है। जब देखिए, सोचिए भाई साहब, 100 गज का प्लॉट किस पे नहीं है आज, वो 200 गज का बाहर का प्लॉट किस पे नहीं है। टोटल का टोटल अल्पसंख्यक जो समाज है उस पर ये क्राइटेरिया फिट नहीं होता, वो इस क्राइटेरिया में आ जाते हैं। तो आरक्षण का लाभ किसको मिल गया भैया? इनको, आपको या उनको? तो इनडायरेक्टली इन्होंने आरक्षण किसको दे दिया? अल्पसंख्यकों। उसके बाद फिर भी इनका मन नहीं भरा तो आपने देखा होगा 51,000 लड़की की शादी में, उसके बाद फिर स्कॉलरशिप, इन्होंने स्कॉलरशिप बनाई। स्कॉलरशिप में भी आपको कहीं नाम नहीं। हमने सुना था, मैं जब पढ़ता था तब भी वजीफे की बात होती थी कि किसी को अच्छे नंबर मिलते हैं तो उसको वजीफा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है। आज क्या क्राइटेरिया वजीफा का आप दे दीजिए, आज पूरा का पूरा क्राइटेरिया जाति और धर्म पर आधारित है। आप लोगों में से किसको मिलता है? हाथ उठा के मुझे बता दो कि आप में से किसको स्कॉलरशिप मिलती है। इन्होंने स्कॉलरशिप का इस तरह से दावा किया।
अब आप सोचेंगे इस 10% आरक्षण का क्या लाभ मिला। थैंक यू। मैं आगे जो मेरा चौथा विषय है उस पर भी आपको देखिए, और वो है जो 17 जातियां, जो 17 जातियां ओबीसी में से उठा करके एससी में शामिल थी। आप लोगों ने सभी ने खबरें पढ़ी होंगी, आज भी खबर है। देखिए मजेदार खबर, देखिए आप लोगों पर क्या फर्क पड़ता है। ओबीसी में से उठाकर एससी में शामिल कर दी, जनरल वाले पर क्या फर्क पड़ता है। सब आप यही सोचते हैं, मैं भी यही सोचता हूँ। लेकिन आप जिन 17 जातियों को, जिसमें धीवर, धीमर, माझी, केवट, मल्ला, भर, राजभर, किसी जातियां हैं जो ओबीसी में आया करती थी, उन सबको उठा करके एससी में लगा दिया। आपसे मैं पूछता हूं, जो व्यक्ति दलित एक्ट पर पूरे देश को नंगा नाच नचा सकता है, उसकी 17 जातियां जो 14% हैं उत्तर प्रदेश में, वो 14% जातियां अगर एससी में घुसेंगी और उनका आरक्षण, उनका हिस्सा खाएंगे, तो क्या वो चुप बैठेंगी? वो जातियां चुप बैठेंगी? वो हर ही चुप नहीं बैठेंगी। इसलिए आज माननीय मंत्री अठावले जी को बयान देना पड़ गया कि इन जातियों को अलग से आरक्षण, यानी कि इस एससी का जो 23% आरक्षण है उसकी सीमा बढ़ा दी जाए, उसका विस्तार कर दिया जाए। और जब विस्तार होगा तो कहां से ले जाएगा? ओबीसी में से। ओबीसी में से लिया जाएगा तो ओबीसी सड़क रोक देंगे, और दलितों के हिस्से में से लिया जाएगा तो दलित सड़क रोक देंगे। फिर कहां से जाएगा? बड़ी मजेदार बात है। हम लोगों को समझ, हम कह रहे हैं हमारा क्या मतलब है, वहां से जाके वहां रख दिया, हमारे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो आरक्षण आगे एक छोड़ दीजिए आरक्षण को। बिहार में जो बच्चे अभी मैंने, आपने सभी घटना सुनी होगी, बिहार में, बिहार राज्य का जो स्वास्थ्य बजट है वो 5,000 करोड़ है, और दलितों की रक्षा सुरक्षा और दलितों के कल्याण के लिए जो बजट है वो 20,000 करोड़। आप सोच सकते हैं कि अगर ये जातियां और उसमें मिल जाती हैं तो उत्तर प्रदेश के दलित कल्याण का जो बजट है वो कितना बजट, कितने परसेंट है? वो पैसा कहां से आएगा? वो मनी, वो जो राजस्व है वो कहां से आएगी? जाहिर सी बात है, जो आप 2,000 के फार्म में ले जाते हैं और वो 2,000 में फार्म बनता है उनसे आएगी। तो आप भी उन लोगों से, मेरा मतलब उन लोगों से हरगिज़ ये नहीं है कि हम किसी दलित या किसी वर्ग के खिलाफ हैं। हमारा मतलब ये है कि ठीक है, आप अपने पहलवान को भाई बादाम छुआरे जो खिलाना है खिलाओ ना, मेरी घास की रोटी क्यों छीन रहे भाई? मैंने क्या बिगाड़ा है? आप कहते हो अत्याचार किया। अब मैं पूछता हूँ कौन सा अत्याचार किया? इनके पास सिर्फ एक ही बात है कि अत्याचार करते थे, अत्याचार करते थे। अच्छा चलो, मेरे बाप के बाप के बाप ने अगर किसी के बाप के साथ अत्याचार किया तो उसको जिम्मेदार मैं हूं क्या? मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? चलो मैं दूसरी बात करता हूं। 5,000 साल पहले का इतिहास में बात करते हैं, मैं बात करता हूं सिर्फ 1,000 साल पहले की। 1,000 साल पहले में 750 साल मुगलों ने शासन किया, 250 साल अंग्रेजों ने शासन किया। मैंने कब अत्याचार कर लिया भाई? जितने भी अत्याचार किए उनको जवाब देने के लिए कदम मैंने कटवाए। मैंने कहा अत्याचार कर लिए भाई? चलिए मैं राम से चलता हूँ, भगवान राम से अगर बात करते हैं, भगवान राम से पूछते हैं कि भाई उन्होंने कौन सा अत्याचार किया? क्या बिल्ली के भी झूठे बेर खा के उन्होंने अत्याचार किया? केवट को गले लगा से उन्होंने अत्याचार किया? या व्रत हाथने वाले सूत को पिता का दर्जा देकर के उन्होंने कोई अत्याचार किया? चले महाराणा प्रताप जी से पूछ लेते हैं, वीर कोट किरातों को गले लगा के कोई अत्याचार किया? झांसी की रानी से पूछ लेते हैं, झंकार भाई कृता बना के कोई अत्याचार किया? अरे छोड़िए, मेरी बहन मीरा ने रैदास जैसे गुरु को बना करके, रैदास जैसे चरमकार को गुरु बना करके इनका सम्मान किया, और आप कहते हो अत्याचार किया? कौन सा अत्याचार किया? झूठ बोलते हैं अगर ये कहते हैं अत्याचार किया, और कहते हैं ब्राह्मणों के हाथ में पूरी सत्ता थी, क्षत्रियों के हाथ में पूरा शासन था। कौन से ब्राह्मण थे बताइए जरा? सूची ब्राह्मण थे क्या? वाल्मीकि ब्राह्मण थे क्या? वेदव्यास ब्राह्मण थे क्या? झूठ बोलते हैं ये लोग। ये सब दास्तान में लिखे हुए गुलामी का इतिहास पढ़ते हैं, ये बानियों का इतिहास पढ़ते हैं, जिन्होंने इस देश में सिर्फ इसलिए कि ये इतिहास लिखा कि ये लड़ते रहे, फूट इनमें फूट पड़ती रहे, और ये किसी न किसी तरह से लड़ते रहे और हम लोगों की सत्ता काबिज रहे। कोई अत्याचार नहीं
किया, कोई घृणा नहीं की, गले लगाया। एक कर्म व्यवस्था थी। मनुस्मृति में 4 वर्ण थे। 4 वर्ण थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। संविधान में 4 वर्ण हैं, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। उन 4 वर्ण में यह व्यवस्था थी कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी व्यवस्था में ले लिया जाएगा, उसी जाति में ले लिया जाएगा। मैं कल सफाई का काम करता हूं, सीवर सफाई करता हूं, मुझे उस व्यवस्था में ले लोगे? नहीं ले सकते। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी सीवर में जो दिल्ली में जो सीवर कांड हुआ था, जिसमें 6 लोग मरे थे, उसमें से 2 ब्राह्मण थे और 4 मुसलमान। लेकिन अगर उनको दर्जा दिलाने की, अगर उनको सुविधा दिलाने की बात आएगी तो वो सुविधा नहीं हो सकती। वो जाति में ब्राह्मण ही लिखना पड़ेगा, उसको कॉलम में उसको ब्राह्मण ही लिखना पड़ेगा। 3 सीवर की घटनाएं हुई, तीनों में से जाति उठा के देख लो, उसमें एक भी सफाई कर्मचारी के नाम पर उस जाति में से नहीं है जिस जाति में जाति लिख करके प्रमाण पत्र बन जाता है। मित्रों, इस व्यवस्था के खिलाफ हमें 3 रास्ते अपनाने हैं। एक है कोर्ट का रास्ता, एक है राजनीति का रास्ता, तीसरा आंदोलन का रास्ता। हर कोई राजनीति नहीं कर सकता, और राजनीति अगर करेगा तो इन पार्टियों के अस्तित्व में ही करेगा, इन पार्टियों के सानिध्य में ही करेगा। नहीं, जाहिर सी बात है, आप उस पार्टी को पकड़ेंगे जिसका आज वर्चस्व है, और वो पार्टी कभी भी हर किसी आप लोगों की बात सुनने वाली नहीं। दूसरा रास्ता कोर्ट है। कोर्ट के लिए हम लोगों पर इतना धन संचित नहीं है। हम लोग, हमारे वकील, जो खासकर हमारे सब वर्ग के जो वकील हैं, वो कोई भी लड़ने को तैयार नहीं होता। और आपकी जेब में इतना पैसा नहीं है कि वकीलों के फीस मैं पदोन्नति में आरक्षण की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस कमेटी में हिस्सा हूँ। मैं नागराज जी, मुझे गर्व है, मुझे नागराज जी कमेटी का मैं हिस्सा हूँ। उसमें कम से कम नहीं, एक वकील ने एक दिन में 20-20 लाख हियरिंग, कहां से पैसा लाएंगे? दलित एक्ट पर भी हमने याचिका डाली हुई है, कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि पैसा और वकीलों की जो फौज खड़ी करनी होती है उतना पैसा हम लोगों पर नहीं होता है। तीसरा रास्ता एक आंदोलन है। आंदोलन आपके हाथ में है, आंदोलन सिर्फ आपके हाथ में है, और वो युवा शक्ति के हाथ में है। आप करें तो आपका भला, और आप ना करें तो आपका भला। मेरा काम आप लोगों तक अपनी बात रखने का है। आपके हृदय में सिर्फ इस पौधे को अंकुरित करना है। हो सकता है अगर पौधा आपके अंकुरित, अगर ये लावा मैं आपके हृदय में भर सका तो ज्वालामुखी में से कोई आंदोलन जरूर निकल सकता है, और इस व्यवस्था का अंत हो सकता है। आप ये सोचें कि हमारा वो बच्चा सोचता नहीं है। मैं अक्सर उसमें कहा करता हूँ, सभा में कहीं जाता हूँ तो एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूँ कि एक बच्चा सो रहा था चादर ओढ़ करके, चादर गीली हो गई तो बाप ने चादर उठा करके देखा, बच्चा रो रहा था। उसने पूछा क्या हुआ? सो रहा है। अरे मूर्ख, अगर साल भर तू पढ़ता तो आज फिर थोड़ी हो जाता कंपटीशन में। तो बच्चा वहां पे बोलता है, सीधी से एक ही प्रश्न करता है कि बापू मैं तो साल भर सोया हूँ, तू 70 साल से सोता रहा, अगर तू जाग जाता तो मेरे ये हालत नहीं होती। और ये हकीकत है, आप लोग आज इस अवस्था में बैठे हो, कल आपके सामने ये व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि आज ये अवस्था जो है आप लोगों के सामने कुछ सोचने की है, कुछ पढ़ने की है, कुछ देखने की है। आप कुछ मत करिए, कम से कम इस आवाज एक ऐसी आवाज को उठा सकते हो जो आपके लिए, आपके भविष्य की पीढ़ी के लिए तैयार करे। कम से कम आप सच्चाई नहीं बोल सकते। अगर आप सच्चाई नहीं, हमारे बाप दादा ने अत्याचार किए और उसका फल हमें भोगना है तो आप भोगिए। और बहुत अधिक न बात करके, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा कुछ पूछना और प्रश्न करना चाहता है तो मैं खड़ा हूँ। मैं आपका संतुष्टि से अगर हो सका तो उत्तर दूंगा, नहीं तो आ जाओ। अगर ये आंदोलन करना है तो कहाँ पर और किस तरीके से करा जाएगा, और वो बात कहाँ से कैसे पहुंची जाएगी? जी हाँ, ये भाई साहब ने भी यही प्रश्न पूछा है। हम लोगों ने 11 अगस्त को संसद मार्ग पर यानी जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन रखा है, और उसमें हम लोग देश के जितने भी आरक्षण विरोधी संगठन हैं उन सबको
सम्मिलित कर रहे हैं और जगह जगह जाकर के इस तरह की सभाएं कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आप जैसे लोगों को इकट्ठा करके अब वहाँ पर आवाज़ रखें और एक ज्ञापन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम वहाँ पर हम प्रेषित करेंगे। उसके बाद इस आंदोलन का एक दूसरा रूप और है। देखिए, हम उस अवस्था में नहीं है कि किसी सांसद का जाके घेराव कर दें, संसद का जाके घेराव कर दें, रेलें रोक दें, सड़कें तोड़ दें, इस अवस्था में हम हरकत नहीं है। दूसरी बात, हम शपथ चलाते हैं, अगर यही हरकत जो और लोग करते हैं वो हरकत हम भी करेंगे तो हमें और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हमने एक छोटी सी योजना बनाई है कि एक गुलाब का फूल लेकर के, एक छोटे सा ज्ञापन लेके 25 जनवरी 2020 में जो एक्सटेंशन 10 साल के लिए और हो रहा है उसके खिलाफ एक ज्ञापन बना करके, उसको रोकने के लिए ज्ञापन बना करके उन सांसदों के दरवाजे पर खड़े हो जाएं और वो घर से निकले तो उनको एक फूल और एक ज्ञापन दे दें कि साहब, आप संसद जा रहे हो, इन बच्चों का भी ख्याल रखा जाए। इतनी सी बात है तो हम लगभग सांसदों के पास जाने की कोशिश करें। सांसद तो सुनता ही नहीं है ना, सांसद से ऊपर हम जाकर ऊपर आप करने की स्थिति में इस समय तो नहीं है। नहीं, जैसे लेटर वाली की बात है तो हम लेटर या मीडियम के माध्यम से वो चीज कहाँ डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं, क्योंकि नीचे का पर्चा तो नीचे ही फट जाता है। मैं बताता हूँ आपको, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, बहुत ऊपर के लेवल की बात है ये, कि एक तरीका होता है ज्ञापन देना, जिसको ज्ञापनों से वहाँ पर टोकरी पड़ी हुई है, वो टोकरी में रखा जाता है, उसे कोई नहीं पढ़ता। दूसरा है आंदोलन का उग्र रूप। उग्र रूप में मैं आपको बता दूं, जितने भी उग्र आंदोलन हुए हैं उनका कोई परिणाम सामने सकारात्मक तो नहीं आता। उग्र आंदोलन की तरह ही दबजाया करते हैं। तीसरी बात, कानून के रूप से मैंने अपनी समस्या बताई कि हम लोग कोर्ट के जरिए जाते हैं, लेकिन कोर्ट में फैसला हो जाता है और उसको फिर पलट दिया जाता है। फिर क्या करें हम? तो एक बहुत बड़ा तरीका है, वो है एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, वहां भी जाया जा सकता है, क्योंकि विश्व के जितने भी देशों का चार्टर है, उस चार्टर में आरक्षण जैसी व्यवस्था को कहीं भी स्थान नहीं चाहिए। उसका पहुंचने का माध्यम पहले कोर्ट के बाद आंदोलन के बाद अगर आपको तो वहां पर यह भी पूछा जाए कि आपने अपने देश में क्या किया। 6 देश उसमें शामिल हैं। उस देश में अगर आप लोग ये अपनी याचना करते भी हैं तो बहुत सारे दूसरा उसमें ऐसे देश भी शामिल हैं जो हमारे देश से जिनका कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो आपको देश